हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज केमिस्ट्री का अगला लेक्चर सॉल्यूशन लेसन पर हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की। टेम्परेचर डिपेंडेंस कंसंट्रेशन चल रहे थे। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। हमने मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड ग्राम मोलरिटी कंसंट्रेशन के बारे में बात कर ली। उनके बीच क्या क्या रिलेशन होते हैं इस बारे में भी चर्चा कर ली। अब हमें उसके अगले टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है? सबसे पहले फॉर्मेलिटी क्या होती है? काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फॉर्मेलिटी है ये आपको समय से मोलरिटी की जगह पर यूज की जाती है फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों के लिए। और मोलरिटी का यूज जो अनआयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो फॉर्मेलिटी पर पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होता है। फॉर्मेलिटी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, number of formoles in per liter solution। बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को, 1 लीटर, हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जरा इसको ऐड कर लेना है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या होता है फॉर्मेलिटी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मूला कहते हैं। बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर फॉर्मेलिटी निकालना हो तो फॉर्मेलिटी को F से रिप्रेजेंट करते हैं। F बराबर नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स of the solute divided by volume of solution, volume of the solution, और वॉल्यूम कहाँ में लेंगे? लीटर, in लीटर। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर इसको हम n और f से रिप्रेजेंट करेंगे। f को सफिक्स में रखेंगे और यहाँ पर इसको v और सफिक्स में ld लिखेंगे, v लीटर। तो ये हो गया फार्मूला। प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ फॉर्मूल्स आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ फॉर्मूल्स ज्ञात करने का तरीका ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ फॉर्मूल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व, ध्यान समझना, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले हमने मोलरिटी की बात की थी। मोलरिटी में जो मैंने वेट रखा था वो थ्योरेटिकल था, जो मॉलिक्यूलर वेट था वो थ्योरेटिकल था। ये ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ का होगा वेट जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज्ञात किया गया हो। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू का मतलब क्या है? जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में एक इक्वेशन पढ़ी थी, पीवी बराबर nRT, और पीवी बराबर इसको वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और RT से रिप्रेजेंट करते। आपको पता है कि प्रेशर है, V वॉल्यूम है, W क्या है? वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, एंड R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T एब्सोल्यूट टेंपरेचर, M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट।
और यही आपका, जब आपको P, मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, कोई पदार्थ लिया वहां पर, तो उसकी मात्रा कुछ ली होगी, उसका गैस कांस्टेंट तो आपको पता ही है 0.0821 होता है। अलग अलग स्केल पर उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। T टेम्परेचर है, टेम्परेचर तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में पैमाने पर है, और P प्रेशर है, और V वैल्यू, आप कितना पदार्थ लेकर कितना विलयन बना रहे हैं, उसमें कितना दाब लगा रहे हैं, वो सारा वैल्यू रख देंगे तो M निकल आएगा, और जो M आएगा वो आपका कहलाएगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। बहरहाल उसके बाद में बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड को आप W से रिप्रेजेंट करते आए हैं, और V इन लीटर को आप सॉरी यहाँ पर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है, इसको आप MO से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही आसान है। अब इस वैल्यू को यहाँ इसमें पुट कर दें हम, तो F इज इक्वल टू, आपको क्या दिखाई देगा, NF की जगह पर आप यूज कर सकते हैं पहले तो NF डिवाइडेड बाय V इन लीटर, एक कंडीशन। अब NF की जगह पर आप वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हैं, तो वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर, ये आ जाएगा आपका V इन लीटर। ध्यान से देखिए। अच्छा, अगर वैल्यू लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपको फार्मूला मिलेगा, इधर ऊपर चलेंगे तो नीचे लिख रहा हूं, वेट इनटू 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिलीलीटर में होगा तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय MO इनटू V इन, ये आपका आ जाता है फॉर्मेलिटी। अब थोड़ी सी बात आगे करेंगे, रिलेशन क्या होता है फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, तो देखेंगे। तो अगला टॉपिक लगाइएगा, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। वैसे तो आपको रिलेशन निकालना पता चल गया होगा। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आप F बराबर, आपने एक फार्मूला ज्ञात किया है, क्या, वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और M बराबर आपने देखा था, वेट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये अभी फार्मूला हमने देखा है, और इसको हमने अब इससे पहले वाले लेक्चर में खूब देखा था। अब आप क्या करेंगे, आप रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन को, किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल है। तो F डिवाइड बाय M इज इक्वल टू, F का वैल्यू रखेंगे ऊपर, वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर। इसी तरह से यहाँ पर वेट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल मॉलिक्यूलर वेट इनटू V इन लीटर। W से W कैंसिल हो जाएगा, V इन लीटर से V लीटर कैंसिल हो जाएगा, MT ऊपर चला जाएगा, तो F बाय M इज इक्वल टू MT डिवाइडेड बाय MO, ये आपका रिलेशन। तो आगे हम चर्चा करेंगे, इसको कुछ कहते हैं, अभी नहीं बताएंगे हम, थोड़ा धैर्य रखिए। आगे जब लेसन एंडिंग पर आ जाएगा तो वहां पर ये चीज बताई जाएगी। बहरहाल आपको इतना तो पता है, इसको थ्रेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, इसको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, और इसको फॉर्मेलिटी और इसको मोलरिटी कहते हैं। जब भी आप ये वर्क देख रहे हैं जो
हमने आपको दिया है, इसका एक कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट कीजिए, इससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी पढ़ने में। और दूसरी बात ये है कि अब जब वीडियो आप देखते हैं तो सोचते हैं कि जो वीडियो हमारे पास है इसको हम कभी भी देख लेंगे, तो कल पर परसों पर आप टाल देते हैं, आज नहीं कल देख लेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, जैसे ही वीडियो आपको प्राप्त होता है आप उसको तुरंत देखिए, और जो चीज़ें समझ में ना आए उनको हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन्हें समझाऊँ। तो ध्यान से देखिए और नोट करते रहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको बार बार पूछिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है आपका वेट बाय वैल्यू परसेंटेज। वेट बाय वैल्यू परसेंटेज क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कुछ चीजों को जानो। ये जो निशान जो लाइन लगी हुई है वेट बाय वैल्यू, ये बटे का आपका साइन है। वेट का मतलब आपको पता है, द्रव्यमान होता है, वैल्यू का मतलब पता है, आयतन होता है। बट यहाँ पर ये बात याद रखना है, जो लाइन है लाइन से पहले जो चीज आ रही है वो सॉल्यूट को प्रेजेंट करेगी, और जो लाइन के बाद आएगी वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। इट मींस ये जो है सबसे पहले तो ये वेट है, और ये वेट किसका है? मास है। ये मास किसका है? ध्यान से समझिएगा। और एक बात बता दूं, यहाँ केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि फिजिक्स में ये उसमें अंतर पाया जाता है, वेट और मास अलग अलग होते हैं। ध्यान से समझना। तो ये आपका वेट हो गया, और वेट किसके लिए है? ये सॉलिड के लिए। क्यों है सॉलिड के लिए? क्योंकि पहले आप ये क्या है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, और ये किसके लिए है? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इसके लिए है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो पहले आएगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, जो बाद में आएगा वो सॉल्यूशन के लिए होगा। तो वेट बाय वैल्यू परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब, इस साइन का मतलब क्या है? 100। इस साइन का मतलब क्या है? 100। तो हमें ध्यान देना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, या पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे पहले तो, चाहे तो मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, आप आसानी से नोट कर सकते हैं। और मैं लिखे भी दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 present in per 100 पर 100 parts by volume of solution, parts by volume of solution। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं हिंदी में बता दूंगा। किसी भी विलेन के आयतन के 100वें भाग में, किसी भी विलेन के आयतन के 100वें भाग में, 100 में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है? किसी भी विलेन के आयतन के 100वें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, जैसे कि यहां से पता चल रहा है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution multiplied with 100। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। हमने बताया था आपको जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट्स आते हैं उसमें वॉल्यूम जरूर आएगा। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कभी किसी बॉटल का ढक्कन टाइट हो जाए, लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर, बोतल का ढक्कन टाइट हो जाता है, तो अक्सर सर्दियों में देखने को मिलता है। तो उसको हम हीट करते हैं, तो उस बॉटल को आप खोल सकते हो, लेकिन बगैर हीट के भी खोल सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, आसानी से खोलने के लिए उसको हीट कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ पानी का कभी बोतल बहुत उसका ढक्कन टाइट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा बाहर रख देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका बॉटल का ढक्कन आसानी से खुल जाएगा। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उनको ध्यान देना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम होता है और मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आप 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो का पत्थर का टुकड़ा बाहर रख दें तो और वो धूप में 2-3 घंटे बाद या 4-5 दिन बाद धूप में उसका वेट कम पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम जरूर कम पड़ जाता है। अगर आप क्या करते हैं कि पानी को भर के रख देते हैं किसी बर्तन में, तो वो टेम्परेचर से वेपोराइट हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम जिसमें होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, मतलब आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट क्या बोलेंगे, पहले तो डिफाइन कर देता हूं। नंबर, बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन लिखाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ध्यान से, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर which present in per 100 parts by mass of solution। नंबर भी बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू भी लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ सॉल्यूट को पास करना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूट व्हिच present in per 100 parts of mass of क्या सॉल्यूशन, इसका वैल्यू बाय वेट परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आप ऐसे बोल सकते हो कि विलेन के
द्रव्यमान के 100वें भाग में, हिंदी में विलयन के द्रव्यमान के 100वें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन क्या कहलाता है? विलयन की आयतन द्रव्यमान प्रसक्ता कहलाता है। और फार्मूला आप अपने आप भी लिख सकते हो। पहले वाला किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। बाद वाला किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। तो देखो पहले वाले को ऊपर लिखेंगे v, वैल्यू किसका? सॉल्यूट, w, वेट किसका? ऑब्वियसली बाद में आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्यों? परसेंटेज बोल रहे हैं तो बहुत ही आसान है। इसी तरह से चलो लगे आपको v बाई v, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बता देते हैं। इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट which present in per 100 per 100 parts by volume of solution। बहुत ही आसान। अच्छा अब इसका फार्मूला बनाएंगे, परसेंटेज लिखना भूल गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो इधर भी वॉल्यूम इधर भी वॉल्यूम, तो इस लाइन के ऊपर भी वॉल्यूम रहेगा और नीचे भी। ऊपर किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन गलती हो गई फिर से, सॉल्यूशन मिटा के फिर से साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, एक मिनट, ये इनटू। अब यहां पर डिफाइन कैसे करोगे? किसी भी विलयन के आयतन के 100वें भाग में, किसी भी विलयन के आयतन के 100वें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के आयतन को विलयन की आयतन प्रसक्ता कहते हैं, या आयतन प्रसक्ता भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया आपका। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशंस थे वो समाप्त हो गए हैं। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसमें ppm भी आता है, ppm भी आता है, तो उसके लिए मैं फार्मूले बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ज्यादातर इनके इन पर सवाल आ जाते हैं तो लगाने में कोई दिक्कत आपको ना हो। देखो ppm कंसंट्रेशन, ppm में जो कंसंट्रेशन होता है, ppm का मतलब क्या है? ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। और पर मिलियन का मतलब क्या है? ध्यान समझिए, पर मिलियन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6। 10 टू दी पावर 6 मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख को आप क्या बोलते हो? 1 मिलियन। तो किसी भी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित, डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए, किसी भी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। बहुत ही आसान है, बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन पर मिलियन
बाय आप वॉल्यूम ले सकते हो, बाय वेट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बाय वॉल्यूम बाय वेट। लेकिन अगर वॉल्यूम आएगा, ध्यान समझना, अगर वॉल्यूम आएगा तो वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह से पीपी, ध्यान समझिएगा, यहां पर आप क्या लिख सकते हो फार्मूले में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इनटू 10 टू द पावर 6। जब 100वें भाग में था तो यहाँ 100 रखते थे, अब 1 मिलियन में है तो 1 मिलियन रखेंगे। अब ध्यान समझिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैंने लिखा है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है, इन दोनों में से कोई एक अगर वॉल्यूम है, ये या ये कोई भी वॉल्यूम है, तो वो ppm का कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंतर्गत आएगा। दोनों नहीं है तभी ऐसा होगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंतर्गत आए, अदरवाइज आपका ये टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर आएगा। वॉल्यूम इधर भी हो सकता है, कभी इधर भी हो सकता है, या फिर दोनों जगह वॉल्यूम हो सकता है। अब इसी तरह से पीपीवी, पीपीवी का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर 9। सिंपल सा फार्मूला यही रहेगा, इसके लिए भी आपको पार्ट पर बिलियन के लिए भी यही फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा, ध्यान समझिए, पीपीवी में जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन को साथ में लिख देता हूं, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 9। तो आप खुद से देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या पर बिलियन पार्ट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोल सकता हूं। लेकिन फिर से वही बात यहां पर आती है, क्या कि अगर इन दोनों में कोई एक या दोनों वॉल्यूम को प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम लिया जाता है किसी एक की जगह पर या दोनों की जगह पर, तो वो तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंतर्गत आएगा, अदरवाइज वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंतर्गत आएगा। तो कहने का मतलब जो पीपी है वो पीपीवी का कंसंट्रेशन है, मैंने बोला था ये टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंतर्गत भी आता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंतर्गत भी आता है। तो मैंने दोनों को एक बार बता दिया है किस तरह से आता है, ध्यान रखें और फार्मूले नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन के बारे में। टेम्परेचर, जो दूसरा पार्ट था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। तो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब जो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती हैं, उनमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे मोलिडिटी। मोलिडिटी, मोलिडिटी क्या होती है, मोलिडिटी को प्रेजेंट किससे करते हैं, तो मोलिडिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान समझना, यही एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मोलिडिटी की। मोलिडिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलिडिटी may be defined as number of moles, number of moles in या which in present in per kg
पर केजी पर किलोग्राम सॉल्वेंट। हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोग्राम, यहाँ पर देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता, हिंदी में इसको मोललता बोलते हैं। ध्यान समझिए, 2 बार ला आएगा, मोललता, ध्यान समझिए। तो इसको फार्मूला में कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ी सी गलती यहाँ पर फिर से हुई है, ऑफ सॉल्यूट छूट जाता है बार बार, पता नहीं क्या हो गया है, ध्यान से समझिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट या मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप पहली बार प्रेजेंट कर रहे हो तो कैट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को पहली बार रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में यहाँ पर अगर ग्राम में है तो ग्राम, अगर किलोग्राम में है तो इस तरह से केजी। ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलेय की मोललता कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, और फार्मूला बनेगी, देखो m इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करें तो n डिवाइडेड बाय w इन kg। अब एक बात समझो, नंबर ऑफ मोल्स को आप जानते हो क्या होता है? n डिवाइड, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर आप वेट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल मॉलिक्यूलर वेट रखते थे इनटू w इन kg, kg में रखना है तो कैसे रखेंगे? अगर kg में दिया है तो kg में ऐसे ही रख देंगे, और अगर नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो आप क्या करेंगे? ग्राम को 1000 से भाग दोगे, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा w इनटू 1000 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय mt इनटू, यहाँ पर अब जो कैपिटल W है वो काहे में है? ग्राम। आप ग्राम लिख सकते हो, खाली जी लिख कर भी छोड़ सकते हो, ठीक है? तो ये आपका फार्मूला आ गया मोलैलिटी के लिए। जैसे एक बार समझ लीजिए, टेम्परेचर के डिपेंडेंट कंसंट्रेशन में पहला टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट कैन बी कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x। बहुत ध्यान से देखिएगा कि वास्तव में मोल फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। रेशियो ऑफ number of moles, ratio of number of moles of one component components to the
to the total number of moles, total number of moles of all components, all the components which present in the solution, in the solution। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। आप कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर कम से कम 2 पदार्थ होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर समझना है कि हमने बताया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो 2 पदार्थ हैं, अलग अलग मोल्स आएंगे दोनों की। यहाँ पर जिसका आपको निकालना है, ये ध्यान रहे, जिसका आपको निकालना है उसके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को आप क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसको और अच्छे से समझाएंगे, पहले आप नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा दें और हम इस चीज को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। नोट हो गया? मिटा दें? चलो देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, कोई बर्तन है जिसमें आप सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। आपने 2 पदार्थ लिए, ए और बी। ए आपने सॉल्यूट लिया और बी आपने सॉल्यूट लिया, तो 2 पदार्थ हो गए। तो ध्यान समझिएगा, आपने इसमें पदार्थ को डाल दिया, ये मान लीजिए आपका सॉल्वेंट है बी, ये सॉल्वेंट है बी, और यहाँ पर कुछ ये इसमें आपका बी, और ये सॉल्यूट हो गया आपका बी। इसके अंदर ए और बी दोनों मिले, एक तो ए है और दूसरा कौन है? बी। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं, किसी भी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? ध्यान से समझिएगा। या आपको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, मोस्टली आपको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो पहले तो मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? सपोज दैट आपको बताया गया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ध्यान समझिए, अब मान लीजिए आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ए के मोलों की संख्या, क्या बताया गया? आपको बताया गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स व्हिच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए के कुछ मोल होंगे, उसको हम Na मान लें, और बी के कुछ मोल होंगे, उसको हम Nb मान लें। सिंपल है। तो आप जब मोल फ्रैक्शन ए का निकालने जाओगे तो Na मतलब ए के मोलों की संख्या Na, इसको सफिक्स में लिखाएंगे Na, और नीचे Na प्लस Nb। अब ध्यान से ये तो n हो गया a के मोलों की संख्या, Nb b के मोलों की संख्या, और Na a के मोलों की संख्या। अगर कुल मोलों की संख्या की यहाँ पर बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने होंगे? Na
प्लस एन बी। तो आपको अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोलों की संख्या अर्थात कुल मोलों की संख्या के रेशियो को ही आप क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। अगर इन दोनों के मोल प्रभाजों को जोड़ दिया जाए तो जरा देखें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। एन ए का वैल्यू हो गया, सॉरी एक्स ए का वैल्यू हो गया, एक्स बी का वैल्यू क्या है, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर एलसीएम देखो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एन ए प्लस एन बी, ऊपर क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी, ये आपका एक्स ए प्लस एक्स बी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिला, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर ए। मतलब ये क्लियर होता है कि मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। ध्यान समझना, मोल प्रभाज का योग एक के बराबर होता है, एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, एक से कम ही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे तो एक से सदैव भी कम रहेगा। अगर एक अकेला प्योर कंपोनेंट है आपका तो उसको आप एक ही बोलेंगे, तो उसका मोल फ्रैक्शन एक होता है। अदरवाइज अगर दो पदार्थ मिला दिए तो उसका एक से कम ही होगा। कैसे, मान लो आपको एक्स ए निकालना है तो एक्स ए निकालने के लिए एक्स बी उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स बी हो गया, तो ये एक से कम हो गया। इसी तरह से आपको सपोज दैट एक्स बी निकालना है तो एक्स बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए। ध्यान समझिए, अगर एक का पता तो दूसरे का आप ज्ञात कर सकते हो मोल फ्रैक्शन। तो आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर लिए, जितने भी आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस और टेम्परेचर इंडिपेंडेंस कंसंट्रेशन थे उनको हमने आज खत्म कर लिया है। अब आगे हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की, कि इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज आप इसको नोट कर लीजिए और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और मेरे ख्याल से रोज की तुलना में आज ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। अब लंबी क्लास करनी ही पड़ेगी, वैसे भी सिलेबस थोड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत है, इसलिए डू वर्क हार्ड स्टूडेंट्स। जितना भी होमवर्क दिया जाए आपको उसको नोट करते रहिए और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको पूछिए।